আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं न्यूज नाउ में आज का समाचार। शेख हसीना ने बांग्लादेश के अंतरिम मोहम्मद यूनुस सरकार पर कड़ा हमला करते हुए कहा कि बांग्लादेश एक आतंकवादी देश बन गया है। बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री ने शीघ्र ही स्वदेश लौटने का वादा भी किया है। बांग्लादेश लौटने पर वह आवामी लीग के कार्यकर्ताओं और समर्थकों पर हमलों और यातनाओं के आरोपों की सुनवाई करेंगे। पूर्व प्रधानमंत्री और आवामी लीग की नेता शेख हसीना ने वर्चुअल चर्चा में पार्टी कार्यकर्ताओं को यह आश्वासन दिया, चिंता मत करो, मैं जल्द ही आ रही हूँ। शेख हसीना ने चर्चा के दौरान कार्यकर्ताओं और समर्थकों से कहा, पिछले वर्ष अगस्त में आवामी लीग सरकार के पतन के बाद शेख हसीना ने बांग्लादेश छोड़ दिया। तब से उन्होंने विभिन्न समस्याओं पर पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ वर्चुअली संवाद किया है। इसका आवामी लीग के सोशल मीडिया पेजेस पर भी सीधा प्रसारण किया गया। आवामी लीग नेता ने पिछले 24 घंटों के दौरान चर्चा के दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों की समस्याएं सुनी। कार्यकर्ताओं और समर्थकों का दावा है कि उनके परिवारों को विभिन्न प्रकार की यातनाएं दी जा रही है। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने उन्हें आश्वासन दिया कि इन सभी घटनाओं की जांच की जाएगी। 1 घंटा 11 मिनट की चर्चा में शेख हसीना ने बांग्लादेश के मौजूदा हालात की तुलना आवामी लीग सरकार के कार्यकाल से की। शेख हसीना ने अपने भाषण का एक बड़ा हिस्सा देश के अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस पर हमला करने में बताया। शेख हसीना ने टिप्पणी किया कि हमने अपने विरोधियों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया, लेकिन यूनुस सत्ता हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने यूनुस पर भी हमला किया और उन्हें सूदखोर और मानवता विरोधी कहा। पूरे भाषण में प्रशिक्षण शब्द का बार बार इस्तेमाल किया गया। शेख हसीना ने पार्टी कार्यकर्ताओं को दिए संदेश में कहा, इस जघन्य कृत्य को अंजाम देने वालों को बांग्लादेश में न्याय के कटघरे में लाया जाएगा, हम ऐसा करेंगे। शेख हसीना ने बांग्लादेश की स्थिति को एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसे इंटरनेशनल ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन सहित अन्य अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी उठाने का संदेश दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। गुजरात के अहमदाबाद में कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन शुरू हो गया है। सीडब्ल्यूसी की बैठक मंगलवार को हुई, मुख्य सत्र बुधवार को आयोजित किया जाएगा। इस बीच पार्टी के त्रिपुरा प्रतिनिधि भी सत्र में शामिल हुए। महात्मा गांधी की कांग्रेस, सरदार वल्लभ भाई पटेल का निर्देश, जवाहरलाल नेहरू का दृष्टिकोण और संविधान, कांग्रेस का लक्ष्य इनमें से प्रत्येक दृष्टि और लक्ष्य पर अडिग रहना है। 140 वर्ष पुरानी टीम के लिए आगे का रास्ता इस परंपरा के प्रति पुनः समर्पित होने से तय होगा। गुजरात की राजधानी अहमदाबाद में मंगलवार को 2 दिवसीय AICC सेशन शुरू हुआ है। हमारा लक्ष्य संविधान को सर्वोच्च प्रेरक शक्ति के रूप में संरक्षित करना है। इसीलिए पूरे देश को मोदी सरकार के खिलाफ एकजुट होना होगा, क्योंकि मोदी सरकार और भाजपा का मुख्य लक्ष्य संविधान को बदलना बन गया है। इसीलिए कांग्रेस ने कहा कि सभी मुद्दों को संविधान के प्रबंधनों के अनुसार संरक्षित किया जाएगा। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि इस सत्र में आने वाले दिनों में राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों में पार्टी की नीति तय की जाएगी। साल के इतिहास में छठी बार हम गुजरात में मिल रहे हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक छठी बार गुजरात में हो रहा है और तीसरी बार हम अहमदाबाद में मिल रहे हैं। आज की बैठक का विशेष महत्व ये है कि जब हम 150वीं जन्म जयंती मना रहे हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का, हमारा यहाँ सरदार वल्लभ भाई पटेल स्मारक में एक्सटेंडेड CWC मीटिंग का बैठक करवाना मैं समझता हूँ एक हमारा फर्ज बनता था और हमारा कर्तव्य था और एक देश की राजनीति के लिए भी हम संदेशा दे रहे थे। इस किताब को लेकर, भारत के संविधान को लेकर, जो हमारे संविधान के प्रस्तावना में पहली ही लाइन पर जो लिखा गया है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, इसी को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष जी, राहुल गांधी जी और सभी सदस्यों ने बात की और कल के प्रस्ताव में यह प्रतिबिंबित होगा कि क्या कांग्रेस पार्टी की क्या एजेंडा है सामाजिक न्याय को लेकर, राजनीतिक न्याय को लेकर और आर्थिक न्याय को लेकर। इस पर विस्तार से हमारे प्रस्ताव में चर्चा होगी और कल इस पर AICC बैठक में
भी लोग इस पर अपनी राय देंगे। सोनिया गांधी और राहुल गांधी मंगलवार को सत्र में शामिल हुए। इस दिन पहली बार कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई। बिहार विधानसभा चुनाव सामने आ रहा है। परिणाम स्वरूप पार्टी कार्यकर्ता यह जानना चाह रहे हैं कि गठबंधन की राजनीति के संदर्भ में कांग्रेस गुजरात और कर्नाटका में क्या भूमिका निभाने जा रही है। कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता यह भी जानना चाहते हैं कि इंडिया अलायंस का वर्तमान और भविष्य क्या होगा। मल्लिकार्जुन खड़गे इसके अध्यक्ष है, इसीलिए उनका भाषण विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि गांधी परिवार उनके माध्यम से पार्टी की स्थिति व्यक्त करेगा। दूसरी ओर मौजूदा सत्र में भी यह देखा गया कि वक्फ बिल पास होने के बाद इसके खिलाफ पार्टी का अभियान कितना आगे तक जाएगा या इस मुद्दे पर कुछ विशेष आवाज उठाई जाएगी या नहीं। इसी बीच बीजेपी कांग्रेस शासित राज्य कर्नाटका में अप्रैल के तीसरे सप्ताह में अपनी सर्वोच्च नीति निर्माण समिति का बैठक आयोजित करने जा रही है, जो कांग्रेस के अहमदाबाद सेशन के ठीक बाद होगा। कार्य समिति की बैठक बेंगलुरु में आयोजित की जाएगी। हालांकि इससे पहले बीजेपी अपने अखिल भारतीय अध्यक्ष का चुनाव करेगी। नियमों के अनुसार भाजपा कार्य समिति के साथ आयोजित राज्य परिषद की बैठक में नए अध्यक्ष को मंजूरी दी जाएगी। कांग्रेस 64 इयर्स के बाद अहमदाबाद में अधिवेशन आयोजित कर मोदी के राज्य में प्रवेश कर मोदी को चुनौती देने का संदेश देने की कोशिश कर रही है और इसीलिए इस बार भाजपा ने भी पार्टी के सर्वोच्च अधिवेशन के लिए कांग्रेस शासित कर्नाटका को चुना है। उस सत्र में राजनीति और आर्थिक प्रस्ताव अपनाए जाएंगे। इसी बीच ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व ने कहा है कि मंगलवार से शुरू होने वाला सत्र संगठनात्मक रूप से कांग्रेस को पुनर्जीवित करने के तरीकों, विशेष रूप से जिला कांग्रेस समितियों की योजनाओं और आगामी चुनावों के लिए पार्टी को संगठित करने पर ध्यान केंद्रित करेगा, क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप के टैरिफ से निपटने के लिए संघर्ष कर रही है। इसीलिए कांग्रेस का राजनीतिक रुख इस सत्र में स्पष्ट किया जाएगा। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि नरेंद्र मोदी सरकार और भाजपा आरएसएस की राजनीति और नीतियों के खिलाफ अनिवार्य कड़ी चर्चा के अलावा इस सत्र में चुनावी प्रक्रिया, जिसमें मतदाता सूची तैयार करना और ईवीएम से जुड़े मुद्दे पर भी चर्चा की जाएगी। पॉपुलेशन बेस्ड डिलिमिटेशन फॉर्मूला, यूजीसी ड्राफ्ट रूल, किसानों की एमएसपी समस्या, युवाओं की बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर विरोध के अलावा इस सत्र में अर्थव्यवस्था की स्थिति भी उजागर होगी और उस पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने राज्य के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए एक विस्तृत रोड मैप प्रस्तुत किया है। इसमें सुगंधित ब्लैक राइस के लिए आधुनिक मिल, ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा, कृषि उत्पादों के भंडारण के लिए आधारभूत ढांचा, केले के फल के लिए प्रोसेसिंग में वैज्ञानिक तकनीक और राइस हस्क प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना शामिल है। यह रोड मैप पूर्वोत्तर में निवेश को बढ़ावा देने के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक में पेश किया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने कहा कि राज्य में कृषि और बागवानी के विकास के लिए पूर्वोत्तर राज्यों के लिए मार्केटिंग पॉलिसी बनाना और कृषि उत्पादों के मार्केटिंग को महत्व देना आवश्यक है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने पूर्वोत्तर के 8 राज्यों में कृषि एवं बागवानी के विकास, निवेश वृद्धि तथा पर्यटन के लिए योजनाएं एवं संबंधित क्षेत्रों पर विस्तार से चर्चा करते हुए संबंधित राज्यों में इंडस्ट्री स्थापित करने, मिनरल ऑयल, गैस, कोल माइन आदि सहित यूरिया फर्टिलाइजर फैक्ट्री स्थापित करने, बांस आधारित फैक्ट्रीज के विकास, रबर बेस्ड इंडस्ट्रीज की स्थापना, एडिबल ऑयल फैक्ट्रीज, टी इंडस्ट्रीज, मेडिसिन प्लांट की खेती, टेक्नोलॉजी सेक्टर, स्टार्टअप, रियल एस्टेट, मेडिकल सेक्टर आदि के लिए स्ट्रेटेजिक रोड मैप तैयार करने के समेत पर्यटन क्षेत्र में निवेश की संभावना पर बल दिया। इस संबंध में मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने त्रिपुरा में उत्पादित फ्रेग्रेंट ब्लैक राइस के लिए मॉडर्न मिल की स्थापना, राज्य में ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देने और विस्तार करने, विभिन्न कृषि उत्पादों के स्टोरेज के लिए बुनियादी ढांचे का निर्माण करने, केले के प्रोसेसिंग में साइंटिफिक मेथड्स को लागू करने और राइस की हस्क प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना करने पर जोर दिया। मुख्यमंत्री ने त्रिपुरा सहित पूर्वोत्तर राज्य के राजस्व को बढ़ावा तथा पर्यटकों के बीच पर्यटन स्थलों को बढ़ावा देने और विस्तार देने के लिए नॉर्थ ईस्ट टूरिस्ट सर्किट विकसित करने का जोर दिया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने कहा कि पर्यटक राज्य की संस्कृति और विस्तार को बढ़ावा देना
जरूरी है, जिसमें संबंधित राज्य में पर्यटकों की सुविधाओं के लिए कन्वीनियंट एयर सर्विस उपलब्ध कराना, पर्यटन क्षेत्र में निवेश बढ़ाना, गाइड्स को प्रशिक्षण प्रदान करना, पर्यटकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना शामिल है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए त्रिपुरा सहित पूर्वोत्तर राज्यों में डिजिटल मैपिंग टेक्नोलॉजी, कृषि उत्पादों के वैल्यू एडिशन, PPP मॉडल के माध्यम से कृषि उत्पादों के पब्लिसिटी और मार्केटिंग तथा संरक्षण उत्पादों को लागू करने की आवश्यकता पर जोर दिया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसीज की स्थापना के माध्यम से निवेश बढ़ाने के महत्व पर भी जोर दिया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने टूरिज्म इंडस्ट्री को विकसित करने के लिए 8 राज्यों में से प्रत्येक में एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन सर्किट सहित विभिन्न पर्यटन संबंधित सेवाएं प्रदान करने पर भी जोर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। शेयर बाजार में गिरावट के बीच रसोई गैस की कीमत 50 रुपये बढ़ने से आम जनता को बड़ा झटका लगा है। सीपीआईएम ने इसे गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों पर भारी असर डालने वाला कदम बताया और अगरतला में विरोध मार्च निकाला। पार्टी ने उज्ज्वला योजना के तहत भी कीमत बढ़ने और पेट्रोल डीजल पर 2 रुपये एक्साइज ड्यूटी बढ़ाए जाने की निंदा की है। सीपीआईएम ने मांग की है कि एलपीजी की कीमत में की गई बढ़ोतरी और पेट्रोल डीजल पर बढ़ी एक्साइज ड्यूटी को तुरंत वापस लिया जाए। হঠাৎ করে বাড়িয়ে দেওয়া হলো রান্নার গ্যাসে সিলিন্ডার পিছু 50 টাকা করে বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। এরপর আমরা দেখলাম পেট্রোল এবং ডিজেলে আন্তঃশুল্ক ইন্টারনাল ট্যাক্স বৃদ্ধি করা হয়েছে। এমনিতেই প্রতিদিন জিনিসপত্রের দাম সাংঘাতিকভাবে বাড়ছে। এর মধ্যে রান্নার গ্যাসের দাম বৃদ্ধি করা হলো পেট্রোল ডিজেলের। घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत में अचानक 50 रुपये की वृद्धि से आम उपभोक्ताओं में तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली। उपभोक्ताओं का कहना है कि इससे गरीब और मध्यम वर्ग सहित सभी वर्गों की जेब पर भारी असर पड़ा है। मध्यम वर्ग पहले से ही पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि का खामियाजा चुका रहा है। इस बार घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम और महंगे हो गए हैं, जिससे आम लोगों में चिंता बढ़ गई है। घरेलू एलपीजी की कीमत में मंगलवार से 50 रुपए प्रति सिलेंडर की बढ़ोतरी की गई है। एलपीजी की बढ़ती कीमत ने मध्यम वर्ग में चिंता की लहर पैदा कर दी है। আপনারা জানেন গতকালকে আন্তর্জাতিক বাজারের যে উত্থান পতনের ফলেই এই গ্যাসের দাম বৃদ্ধি হয়েছে, কিন্তু সরকার এও বলছে যে এটা সাময়িক কিছুদিনের জন্য, এরপর বিবেচনাধীন আসে যে পরবর্তী সময় কমানো, কিন্তু কমলে ভালো। সবার কিন্তু আন্তর্জাতিক বা সবারই পকেটে এটা কম বেশ, গরিব বলুন, মধ্যবিত্ত বলুন, উচ্চবিত্ত বলুন, সবার পকেটে এটা কম বেশ প্রভাব পড়ছে। যেটা বাড়াবে তখন ওইভাবে নিতে হবে। তো এইভাবে নিতে হবে, মানে তোমাদের গরিব মানুষ কি প্রভাব পড়বে? বাড়ছে রেটে প্রবলেমই হবে না। কিরকম? 50 টাকা তো কম না কত সেটা 50 টাকা অনেক কিছু করে। मंगलवार से 50 रुपए की कीमत वृद्धि के साथ त्रिपुरा में घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत 928 रुपीज से बढ़कर 978 रुपीज हो गई है। उपभोक्ताओं ने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि गैस की कीमतों में अचानक 50 रुपए की वृद्धि से गरीब और मध्यम वर्ग सहित सभी वर्गों के लोगों की जेब पर इसका असर पड़ेगा। হঠাৎ করে আজকে 50 টাকা বাড়লো, এতে গরিব মানুষের খুব অসুবিধা হয়েছে। কিছু লোকের সুবিধা হয়েছে, কিছু লোকের অসুবিধা হয়েছে। হঠাৎ করে বাড়াটা হয়েছে 928 টাকা এই মাসে, 980 টাকা। এই আমরা টের পাইছি না, হঠাৎ করে দাম বেড়ে গেছে। उज्ज्वला योजना में भी प्रति सिलेंडर 50 रुपए की बढ़ोतरी की जा रही है। उज्ज्वला योजना में एलपीजी की कीमत बढ़कर 550 रुपए हो गई है। इस बार सिलेंडर बढ़ी कीमतों पर खरीदने को लोग मजबूर होंगे। 14.2 केजी वाले डोमेस्टिक एलपीजी सिलेंडर्स का रेट अगस्त 2024 से अपरिवर्तित रहा है। ऑयल कंपनीज ने नए वित्तीय वर्ष में जनता को राहत देने के लिए 1 अप्रैल को कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर्स की कीमतों में कटौती की थी। 19 केजी वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर्स की कीमतों में 41 रुपीज की कटौती की गई। कुछ दिन पहले केंद्र सरकार ने
सैकड़ों दवाइयों की कीमतों में बढ़ोतरी की घोषणा की थी, जिस पर आम लोगों का तीखा प्रतिक्रिया देखने को मिला। आवश्यक दवाओं से लेकर पेट्रोल और डीजल तक सभी आवश्यकताओं की चीजें धीरे धीरे महंगी होती जा रही है। विभिन्न राजनीतिक दल शिकायत कर रहे हैं कि भाजपा सरकार ऐसे समय में धीरे धीरे परिवारों पर हाउसिंग कॉस्ट का दबाव बढ़ा रही है, जब बचत कम हो रही है और लोन का दबाव बढ़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। बाकी की खबरें ब्रेक के बाद। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। প্রথম আলো এলো শুদ্ধ সকাল, শুদ্ধ সলিলে আজ বাজালো ত্রিতাল, মন্দিরে শুদ্ধ পূজার ধ্বনি, অগ্নি শুদ্ধ হলো সিঞ্জিনী, পরিণীতা নারী তুমি অনুপমা, শুদ্ধ সোনায় সাজো হে নিরুপমা। শুদ্ধতার স্বর্ণ মন্দির, কালিকা জুয়েলার্স, আগরতলা। একটু চেষ্টাতেই দুল লেগে যায় নববধূর কানে, একটু চেষ্টাতেই মানিয়ে নেওয়া যায় বিবাহিত জীবনে। নানা অনুভূতি জড়ানো বিয়ের গয়না, শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। आगे की खबरें कुछ इस प्रकार हैं। पेयजल, सड़क और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाओं से लगातार वंचित हो रहे हैं आम लोग। इस स्थिति के विरोध में वंचित लोग सड़कों पर उतरकर आंदोलन और प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हो गए हैं। जलेफा बाजार से सटे शाबरूम सब डिवीजन के लोगों ने आरोप लगाया है कि पेयजल, सड़क और बिजली की समुचित व्यवस्था के अभाव में उन्हें वर्षों से कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। पश्चिम जलेफा ग्राम पंचायत के हाई स्कूल पाड़ा इलाके के निवासी लंबे समय से पेयजल, सड़क और बिजली की समस्या से जूझ रहे हैं। उनका कहना है कि इन मुद्दों को लेकर उन्होंने पंचायत प्रमुख और पंचायत समिति की चेयरपर्सन से कई बार शिकायत की, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं मिला। डेलिवरी रुगी आनंद जाना একটা গাড়ি যাইতে বলে যা না আমরা দিকে শুধু রাস্তার অজুহাত দেয়। আপনি রাস্তাটা দিয়েছে কিন্তু রাস্তাটা এত খারাপ, আপনি নিজেও যাইলে একবার যাইলে আরেকবার যেতেন মনে করেন। কতদিন ধরে এই অবস্থা? প্রায় 5-6 বছর হচ্ছে। মেম্বার হদারের বলে তো ঠিক বোকা ঠিক। তো আজকে আপনারা মানে वामपंथी दल के राज्य सचिव और नवनिर्वाचित पॉलिट ब्यूरो सदस्य जितेंद्र चौधरी ने कहा कि देश और राज्य के अधिकांश लोगों के जीवन स्तर को सुधारना और उन्हें संविधान प्रदत्त अधिकार दिलाना हर राजनीतिक कार्यकर्ता की जिम्मेदारी होनी चाहिए। मदुरई में आयोजित 24वीं पार्टी कांग्रेस के बाद राज्य में लौटकर उन्होंने यही प्रतिक्रिया दी। माकपा पॉलिट ब्यूरो के नवनिर्वाचित सदस्य जितेंद्र चौधरी ने 24वां पार्टी कांग्रेस के बाद मादुराई से राज्य लौटने के बाद अगरतला एयरपोर्ट पर पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए कहा, मैं उन लोगों की तुलना में कुछ भी नहीं हूं जो अतीत में हमारी पार्टी की हाईएस्ट पॉलिसी मेकिंग बॉडी या पॉलिट ब्यूरो में रहे हैं और वर्तमान में मुझसे कई अधिक योग्य लोगों को नियुक्त किया गया है। जितेंद्र चौधरी ने कहा, न केवल त्रिपुरा में बल्कि हो सकता है पूरे देश में वह पॉलिट ब्यूरो के सदस्य बनने वाले पहले आदिवासी है, लेकिन उनके लिए अधिक महत्वपूर्ण पार्टी के सिद्धांतों और आदेशों का पालन करते हुए पार्टी को मजबूत करना है। पॉलिट ब्यूरो বা আমাদের পার্টির সর্বোচ্চ যে এই নীতি নির্ধারক বডি, এই বডিতে অতীতে এবং বর্তমানে আমার থেকে বহু যোগ্যতম ব্যক্তিরা এই পদাসীন হয়ে গেছেন, সেই তুলনায় আমি কিছুই না। কিন্তু ত্রিপুরাজ্যের মধ্যে আমাদের পার্টির নেতৃত্বে যে লড়াই সংগ্রাম, জনগণের জীবনের মান উন্নত করার জন্য এবং একটা স্বচ্ছ রাজনীতির মধ্য দিয়ে এই ত্রিপুরাজ্যকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে ভূমিকা নিয়েছে, তারই স্বীকৃতি। এবং এই যে দায়িত্ব আমি পেয়েছি, এটা অবশ্যই যোগ্যতার সাথে, নিষ্ঠার সাথে, সততার সাথে
কিভাবে প্রতিপালন করব সে চেষ্টা আমার থাকবে। जितेंद्र चौधरी ने राय व्यक्त की कि माकपा के नेतृत्व में त्रिपुरा में लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए पारदर्शी राजनीतिक माहौल में किए गए संघर्षों को मान्यता देते हुए उन्हें पॉलिट ब्यूरो का सदस्य बनाया गया है। जितेंद्र चौधरी ने यह भी कहा कि वह इस जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी व निष्ठा के साथ निभाने का प्रयास करेंगे। देश और प्रदेश में राजनीति की गुणवत्ता में धीरे धीरे गिरावट आने पर टिप्पणी करते हुए जितेंद्र चौधरी ने कहा कि राजनीतिक दलों के बीच वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, इसीलिए यदि राजनीति की गुणवत्ता में गिरावट आएगी तो इसका प्रभाव पूरे समाज पर पड़ेगा। उन्होंने यह भी कहा कि राजनीतिक मानक को ऊपर उठाने के लिए पहले भी प्रयास किए गए हैं, लेकिन अब पार्टी ने उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी है, इसीलिए वे इस कार्य के लिए और भी अधिक मेहनत करेंगे। उन्होंने राय व्यक्त की कि देश और राज्य के बहुसंख्यक लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाना तथा लोगों को संविधान द्वारा प्रदान किए गए सभी सुविधाएं उपलब्ध कराना प्रत्येक राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी होनी चाहिए। सीट ऑफ द चीफ मिनिस्टर, but he does not have that political knowledge or experience. So let him first understand the politics, understand the people's mind, understand how a politician should work. So just making comment to him means giving him the point. I don't like to make any comment. You raised one concern about a qualitative change in politics. Does it really matter to you that and how? राज्य में विपक्षी दल के नेता और सीपीआईएम के राज्य सचिव 66 वर्षीय जितेंद्र चौधरी वामपंथी पार्टी की सुप्रीम पॉलिसी मेकिंग बॉडी पॉलिट ब्यूरो में पूर्वोत्तर राज्य से तीसरे नेता के रूप में शामिल हुए हैं। उससे पहले त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री निरपेन चक्रवर्ती और मानिक सरकार पॉलिट ब्यूरो के सदस्य रह चुके हैं। सितंबर 2021 में गौतम दास की मृत्यु के बाद जितेंद्र चौधरी को सीपीआईएम का राज्य सचिव नियुक्त किया गया था। जितेंद्र चौधरी 1993 से 2014 तक लगातार 4 बार मानिक सरकार कैबिनेट में मंत्री रहे हैं। जितेंद्र चौधरी 1971 में सीपीआईएम की छात्र शाखा एसएफआई के माध्यम से वामपंथी राजनीति में शामिल हुए। एक दशक बाद 1981 में वह पूर्णकालिक रूप से राजनीति में शामिल हो गए। जितेंद्र चौधरी 7 साल बाद माकपा राज्य समिति में शामिल हुए। जितेंद्र चौधरी पहली बार 1993 में त्रिपुरा के विधानसभा के लिए चुने गए थे। वे 2014 में पूर्वी त्रिपुरा निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा के लिए चुने गए। देश और राज्य में बदलती राजनीतिक माहौल में जहां वामपंथी राजनीति धीरे धीरे ध्वस्त हो रही है, वहीं संगठन को पटरी पर लाने के लिए जितेंद्र चौधरी और उनका परिवार क्या निर्णय लेगा, इसे लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। एक गृहिणी और उसका बच्चा पुलिसकर्मी के हमले का शिकार हुए हैं। इस घटना के बाद विशालगढ़ घनियामारा पंचायत टीला के स्थानीय लोगों ने आरोपी को सजा देने की मांग रखी है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि पुलिसकर्मी साबिर अहमद उर्फ लिटन मजुमदार और उसके परिवार द्वारा किए गए हमले में रोजीना अख्तर और उसका परिवार बुरी तरह घायल हो गया है। सूचना मिलने पर दमकल विभाग मौके पर पहुंचा और खून से लथपथ हालत में महिला और उसके बच्चे को बचाकर विशालगढ़ उपमंडल अस्पताल पहुंचाया गया। अस्पताल प्रशासन के अनुसार घायल महिला रोजीना अख्तर अभी जीवन मृत्यु की लड़ाई लड़ रही है और उसके बच्चे का इलाज चल रहा है। আজকে হে আমার বাড়ির লগে মানে হের কি হয় এটা জানি না, মানে ওই আরেক পাশের মানুষ আইয়েছিল এই দুদিনের মতন ওটার মধ্যে কাজ করতে আছে, হের ঘরতে বার করেছিল এই মাছ দূর করতে আছে, হের সাবরুষিনের বই। তো কি কারণে মারধর করছে, কি কারণে মারধর করতেছে এটা আমরা কইতারি না। তারা মারপিট গেছিল, গিয়ে মারপিট দেখছি, আমরা দেখছি, মারপিট দেখে গিয়ে আমরা গিয়ে ছড়াইছি। আপনারা জানেন না কি কারণে মারধর? না এটা আমরা জানি না কি কারণে তারা কি করে টাইমের সাথে কি করে। आगामी 1 महीने के भीतर राज्य में और 6 एकलव्य स्कूल शुरू होंगे। ये जानकारी मंगलवार को दिल्ली से लौटकर जनजातीय कल्याण विभाग के मंत्री विकास देब्बर्मा ने दी है। दिल्ली में टीडब्ल्यूडी मंत्रालय के सचिव वीबू नायर के साथ बैठक के बाद मंत्री विकास देब्बर्मा ने बताया कि राज्य के लिए
6 एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल की मंजूरी सुनिश्चित हो गई है। मंत्री ने यह बताया कि यह विद्यालय केवल शिक्षा की रोशनी नहीं फैलाएंगे, बल्कि जनजाति बहुल क्षेत्रों के प्रत्येक बच्चे में नेतृत्व की भावना, आत्मविश्वास और रचनात्मकता को भी जगाएंगे। गौरतलब है कि वर्तमान में राज्य में एकलव्य स्कूलों की संख्या 21 है। আমাদের রাজ্যের মধ্যে গতদিনে 6টা একলব্য স্কুল চালু ছিল। এখন এক মাসের ভিতরে আরো 6টা স্কুল একলব্য স্কুল চালু হবে। তার জন্য আমি ভারত সরকারের আমাদের ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার সচিবের সঙ্গে আমি দেখা করেছি। গ্রিন সিগন্যাল মিলছে, এক মাসের মধ্যে এটা চালু হয়ে যাবে এবং আমাদের জনজাতিদের জন্য খুবই সুখবর। এটা দীর্ঘদিন ধরে 35 বছর বামফ্রন্ট সরকার জনজাতিদের শিক্ষার জন্য কোনো কিছু চাই নাই। এখন মোদীজি আসার পরে स्वास्थ्य निदेशक बदल दिया गया है। डॉक्टर तपन मजुमदार को नया स्वास्थ्य निदेशक नियुक्त किया गया है। वह डॉक्टर संजीव कुमार देब्बर्मा का स्थान लेंगे। राज्य स्वास्थ्य विभाग ने राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं को गति देने के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। निदेशक स्तर पर अब फेरबदल किए जाएंगे। इस संबंध में डॉक्टर तपन मजुमदार को नया हेल्थ डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। हेल्थ डायरेक्टर के रूप में डॉक्टर संजीव कुमार देब्बर्मा के स्थान पर डॉक्टर तपन मजुमदार को नियुक्त किया गया है। राज्य सरकार ने एक अधिसूचना जारी कर इसकी घोषणा की। राज्य सरकार ने एक अधिसूचना में कहा कि प्रशासनिक सुविधाओं और सार्वजनिक सेवा के हित में डॉक्टर तपन मजुमदार को यह जिम्मेदारी दी गई है। डॉक्टर तपन मजुमदार वर्तमान में अगरतला गवर्नमेंट मेडिकल एजुकेशन के डायरेक्टर के रूप में कार्यरत है। इसके अलावा वह अगरतला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल भी है। राज्य सरकार ने एक अधिसूचना में कहा कि डॉक्टर तपन मजुमदार अपने वर्तमान कर्तव्यों के अतिरिक्त नया कार्यभार संभालेंगे। उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में आधुनिक सुविधाओं के साथ विभिन्न चिकित्सा बुनियादी ढांचे का विकास कर रही है, जैसा कि मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने पहले भी कहा है। मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने यह भी कहा कि इस वर्ष के बजट में विभिन्न जिलों में नया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनाने के लिए संसाधन उपलब्ध कराया गया है। राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट के तहत विभिन्न डॉक्टर्स और नर्सेस की भर्ती प्रक्रिया की योजना बनाई है। मेडिकल ऑफिसर आयुर्वेदा TAS ग्रेड 4 के 13 पदों को भरने के लिए पहले ही पहल की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त TDS के मेडिकल ऑफिसर डेंटल ग्रेड 4 के 6 रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया भी वर्तमान में चल रही है। स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट में नर्सिंग ऑफिसर के 332 रिक्त पदों को भरने के लिए प्रशासनिक गतिविधियां चल रही है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार ने 100 से अधिक नई रिक्तियों को सृजित करने और भरने की पहल भी की है। राज्य सरकार ने कहा है कि इन सभी पदों पर भर्ती वित्तीय वर्ष 2025-26 तक पूरा कर लिया जाएगा। इस स्थिति में हेल्थ डायरेक्टर को बदलने का मुद्दा प्रासंगिक सूचना हलकों में काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। बाकी न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज नाउ। शुभ रात्रि।